आज की बात। स्वागत। आप जानते हैं कि आज की बात में इस समय हम लोग जापान के धम्माशोक यानी कि भारत में जम्बूद्वीप में सम्राट अशोक की जो भूमिका रही, लगभग वैसी ही भूमिका जापान में जिस राजा की रही। एक बात आपको बता दें कि वैसे जिस राजा की हम लोग बात कर रहे हैं वो कभी राजा तो नहीं बने, वे बने रहे उपराज। लेकिन ये उपराज होते हुए भी उनकी चाची जो थी वो महारानी थी उसमें जापान में उस वक्त। लेकिन ये जो थे ये उपराज होते हुए भी निर्णय प्रक्रिया में सबसे बड़ी भूमिका जिनकी रही और जिन्होंने बुद्ध धम्म को जापान का राज धर्म बनाने में जिनकी बड़ी भूमिका रही, वही कुमार शोतोकु। इनका ये राजकाज और उनका परिचय इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। शोतोकु का वो परिचय जो हमने अब तक देखा है उसमें हम देखते हैं कि शोतोकु ने पहली बार जापान में पक्की सड़कें बनवाई और ये इसका श्रेय उनको जाता है। दरअसल जापान का भौगोलिक विकास और जापान का आध्यात्मिक विकास और बुद्ध धम्म की दृष्टि से जिस मतलब नैतिक जीवन शैली की दृष्टि से जापान को विकसित करने में जिन्होंने सबसे बड़ी भूमिका निभाई और जिनका इस कार्य में एक बड़ा योगदान आया, वे कुमार शोतोकु है। आज शोतोकु की बात आपको बता रहे हैं। अगली कड़ी से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम आपको फिर एक बार बता देते हैं कि ये जो पुस्तक हमारे हाथ में है इस वक्त, ये है एक ऐतिहासिक संशोधन जो कि भदंत डॉक्टर सावंगी मेधनकर जी ने किया है और यही हम इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। तो देखिए, भंते जी लिखते हैं आगे कि जितना भी विकास का कार्य है ये सब करते हुए शोतोकु कुमार ने अपने आत्मिक विकास के साधनों को हाथ से कभी जाने नहीं दिया। यानी दोनों विकास साथ साथ, सिर्फ भौगोलिक विकास नहीं, सिर्फ भौतिक विकास नहीं, बल्कि एक जो हमारा आत्मिक विकास होता है, आंतरिक विकास होता है, हमारा बौद्धिक विकास होता है, इस विकास पर भी शोतोकु पूरी तरह से केंद्रित रहे। देखिए, आज भी अगर हम कभी जापान जाते हैं तो देखिए होर्योजू में आज भी वो 8 पहलू विहार, जिसे युमे दोनों इस नाम से जानते हैं, बड़े अभिमान के साथ जापान आज भी उसको दिखलाता है और जहां शोतोकु ध्यानस्थ होकर आत्म परीक्षण करते थे। देखिए, स्वमूल्यांकन का तरीका यह सबसे बेहतर तरीका होता है। कैसा होता है ना कि औरों के दोष ढूंढना यह बड़ा आसान होता है, लेकिन अपने दोष ढूंढना यह बड़ा मुश्किल काम है। तो इसके लिए बौद्धों के पास ये बड़ी बेहतर विधि है और बड़ी प्राकृतिक विधि है कि हम अपना आत्म परीक्षण करें, स्वमूल्यांकन करें। और स्वमूल्यांकन के लिए ध्यानस्थ बैठना ये बौद्धों की जीवन शैली का बड़ा महत्वपूर्ण अंग है। तो शोतोकु यहीं पर युमे दोनों में, यहाँ इस विहार में, जिसे 8 पहलू विहार कहते हैं, यही ध्यानस्थ बैठा करते थे। देखिए, यहाँ बोधिसत्व अवलोकितेश्वर की अद्भुत काष्ठ प्रतिमा को शायद अपने इसी भाव के प्रदर्शित करने के लिए उन्होंने अपने हाथों से बनवाया था। अवलोकितेश्वर, बोधिसत्व अवलोकितेश्वर का एक विशिष्ट महत्व है बौद्धों की जीवनचर्या में। अवलोकितेश्वर की बात आपको कभी बताएंगे, ये वो वक्त नहीं है कि हम अवलोकितेश्वर की ओर जाएं। अभी हम लोग शोतोकु को समझ रहे हैं। तो शोतोकु ने अपने हाथों से इस विहार में वो प्रतिमा बनवाई थी, जो प्रतिमा आज भी दिखती है, बोधिसत्व अवलोकितेश्वर की प्रतिमा। और इस मूर्ति को देखकर लोग कहते हैं कि शोतोकु ने जिसमें हाथ लगाया उसको कमाल पर पहुंचा दिया। यानी शोतोकु जहां भी हाथ लगा देते उसे वे उसके कमाल पर पहुंचा, यानी उसके बेहतरीन स्थिति में पहुंचाते थे, उसके चरम पर उसको ले जाते थे। तो अवलोकितेश्वर की ये प्रतिमा जब शोतोकु ने स्वयं बनवाई और बनाई तो देखिए कि आज भी वो कमाल की प्रतिमा लगती है। शी तेन्नो जी, ये जो तीर्थ स्थान है यह संस्थान इस राष्ट्रीय संस्था के सदृश था जो उस वक्त में शोतोकु ने जो बनवाया वो
शी तेन्नोजी, ये एक ऐसी जगह है जो आज भी एक राष्ट्रीय संस्था के रूप में उस वक्त भी उसका स्थान था। विविध संस्थानों ने इसका अनुकरण किया और संस्थानों के पश्चात शोतोकु ने अपने पिता की स्मृति में अन्य एक संस्था की स्थापना की। शोतोकु को ये जो सब कुछ मिला था, कार्य ये उनकी विरासत में मिला था उनके पिता से। ये व्यक्तिगत संस्था स्वरूप की निर्माण कराई गई और इस स्थान का उपयोग विद्यापीठ के लिए किया गया। हमने आपको ये बात पहले भी बताई कि बौद्धों की ये विशेषता है कि वे सिर्फ पूजा स्थल नहीं बनाते, वे पूजा स्थल, प्रार्थना स्थलों के पास, मतलब जहां मोनेस्ट्रीज होती है, वहां एक बड़ी पाठशाला का निर्माण करते हैं। यहाँ विद्यापीठ उन्होंने निर्माण किया और इसी के पास एक तीसरी वास्तु जिसका जिक्र करना बड़ा जरूरी है और वो वास्तु है चिकित्सालय। तो चिकित्सालय, शिक्षालय और प्रार्थनालय, ऐसे 3 भवनों का निर्माण वो एक ही प्रेमाइसिस में करते रहे। ये बौद्धों की विशेषता रही है। इन 2 संस्थाओं के अतिरिक्त शोतोकु ने दूसरे 5 विहार की स्थापना की थी और इस प्रकार का विश्वास किया जाता है कि इन 8 स्थानों से ही शोतोकु ने उस समय जापान में बुद्ध धर्म का प्रचार एवं प्रसार किया। तो ये शोतोकु के बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का ये जो यंत्रणा उन्होंने विकसित की, ये यंत्रणा ही आज जापान में उसका प्रतिबिंब दिखता है कि लोग एक नैतिक जीवन यापन करते हुए बुद्ध धर्म के अनुगामी बने हुए हैं। अब शोतोकु के ये जो 8 विहार की जो बात है, इसको अगली कड़ी में बताएंगे और भी विस्तार के साथ, लेकिन यहाँ रुकना होगा क्योंकि ये वक्त पूरा होता है। तो हमें इजाजत दीजिएगा, वादा करते हैं अगली कड़ी में आपसे पुनः मुलाकात होगी।